हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल टीवी के इस बिल्कुल ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में माहौल बना है, कोई शख्स छुरा चाकू लेकर मुख्यमंत्री के जहां वो हर 2 दिन पे दौरा करते हैं वहां हमला करने की कोशिश करता है। कुछ चंद लोग प्रधानमंत्री का काफिला रोक लेते हैं। एक देश में राजनीति में लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है। आपके पड़ोस पाकिस्तान में एक देश भुखमरी की कगार पे पहुंच रहा है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में जातीय संघर्ष चल रहा है। आपको तमाम तरह की खबरें यूक्रेन से मिल रही हैं जो निराशादायक हैं। रूस की विशाल सेना करीब 1 महीने 1.5 महीने से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है। तो ऐसे में माहौल थोड़ा गमगीन है। आज इस पर्व के दिन में भी, जब नवरात्र चल रहे हैं, ग्रीष्मकालीन नवरात्र चल रही है, ऐसे में हमें अगर कोई याद आता है तो सिर्फ एक शख्स, और जिसकी कहानी मैंने कुछ महीने पहले शुरू की थी और बीच में अधूरी छोड़ दी थी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। लाखों किताबें लिखी गई, पता नहीं कितने पीएचडी स्कॉलर्स ने शोध प्रबंध लिखे, लेकिन कलम के धनी मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित किताबें गांधी पर, जिनका शोध भी निराला होता है और कलम की शैली भी निराली होती है, उनकी किताबें पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। और उन्हीं की किताब जो 7 खंडों में थी, मैंने पढ़ना शुरू की थी, पहले खंड पर था और 2 अध्याय मैंने पढ़े थे। तीसरे अध्याय पर मैं आने वाला था, मुझसे लोगों ने कहा गांधी इररिलेवेंट हो गया है। एक महानायक, और आज जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे लगता है कि उस दौर के तमाम नेता एक दूसरे के जान के प्यासे थे। पटेल नेहरू के खून के प्यासे थे, नेताजी पटेल के खून के प्यासे थे, नेहरू के खून के प्यासे थे। गांधी जी से किसी की बनती नहीं थी, सिर्फ वो नेहरू जी पे सारा प्यार न्यौछावर करते थे। मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसा तो कुछ नहीं था। वैचारिक 1-2 मुद्दे पर किसी के मतभेद रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। सभी एक साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे गांधी जी की अगुवाई में। और ये बात नेताजी ने भी मानी थी कि गांधी जैसा व्यक्ति कोई था नहीं। खैर, ये बात अलग हो गई। अब मैं आता हूँ महात्मा गांधी बापू नाम से 7 खंडों में लिखी उस किताब जिसका मैं पाठन कर रहा था। अध्याय पाठ का नाम है स्कूल के दिन। क्या होता है इस पाठ में? महात्मा गांधी बालक महात्मा गांधी के साथ वो सुनते हैं। स्कूल का बस्ता भारी नहीं था, इतना भारी तो कतई नहीं कि कंधे झुक जाए। रोज जितनी किताबें थीं वही कॉपियां और लकड़ी की पट्टी। कंधे में दर्द रहा हो ऐसा भी नहीं था। कोई वजह नहीं थी कि मोहन सीधा खड़ा ना हो पाता, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद उसने देखा कि कंधे एक ओर झुके हुए हैं, जैसे उन पर भारी वजन रखा हो। छुट्टी की घंटी बजी तो उसने सामान समेटा, किताब कॉपियां सहेज कर रख ली, बस्ता दाहिने कंधे पर लटकाया और हमेशा की तरह किसी से बात किए बिना घर के लिए निकल पड़ा। चलते समय वो दाईं ओर झुककर चल रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो दुबला पतला है, पर ऐसा कमजोर नहीं कि बस्ते का वजन ना संभाल सके।
खुद असहज था, पर चाहता था कि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। फिर भी रास्ते में कई लोगों ने टोका, पूछा, कोई तकलीफ है क्या, बस्ता घर तक पहुंचा दें। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा। बाकी बच्चे अपनी घरों की ओर मुड़े तो एक घने छायादार पेड़ के पास रुका, चबूतरे पर बैठ गया, आंखें बंद करके लंबी सांस ली। माँ पिता की याद आई और आंसू निकल पड़े। उनकी छवि में वह किसी और की छवि देख रहा था। हड़बड़ा कर उठा, आंसू पोंछे, सीधा खड़ा हुआ और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। जल्दी से जल्दी माँ बापू के पास पहुंचना चाहता था। ऐसा पहले भी हुआ था जब उसने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा। बार बार उसके दृश्य मन में दोहराता और रो पड़ता। बचपन में शायद कहानियां सुनाने का माँ का ढंग ऐसा था कि वो मिथकीय पात्रों को जीवंत मान लेता। अपना देश काल भूल कर कुछ चरित्रों को की जगह खुद को रख कर देखता। उनकी खुशी में शामिल होता, दुख में दुखी हो जाता, उनकी पीड़ा अनुभव करता, चरित्रों का हर शब्द दिमाग में बिठा लेता। मोहन ने पहले कोई नाटक नहीं देखा था। सत्य हरिश्चंद्र का मंचन स्कूल के मैदान में हो रहा था, सो पिता ने देखने की अनुमति दी। नाटक मंडली करीब एक हफ्ता शहर में रही। हर दिन वही नाटक खेला। मोहन ने उसे बार बार देखा, कई बार देखा। मन नहीं भरता था, बल्कि नाटक खत्म होने पर भी वो उन्हीं परिस्थितियों और पात्रों को जीता, घटनाक्रम को याद करता, उन्हीं के संवाद मन में दोहराता। राजा हरिश्चंद्र की कहानी उसे पता थी। एक राजा जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया, राजमहल, संपत्ति, सोना चांदी, परिवार खो दिया, लेकिन झूठ नहीं बोला, सत्यवादी बना रहा। मोहन पर कहानी का असर था, पर नाटक का प्रभाव कई गुना अधिक पड़ा। हरिश्चंद्र के कष्ट देखकर वो दृश्य पर सुबक सुबक कर रोता, फिर खुद को संयत करता। इस डर से आंसू पोंछ लेता कि आसपास बैठे लोग क्या कहेंगे। नाटक में बाधा अलग पड़ेगी, लेकिन अगला दृश्य आता तो आंसू पुनः फूट पड़ते। अंतिम दृश्य, जब सांप काटने से बेटे रोहिताश्व की मृत्यु के बाद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से दाह संस्कार के पैसे मांगता है, मोहन को अंदर तक हिला डालता है। लगता सच की राह में तकलीफें होंगी, पर वो हरिश्चंद्र की तरह बनेगा, अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक यही हाल पितृभक्त श्रवण कुमार नाटक पढ़कर हुआ। स्कूली किताबों से हटकर उसने पहली बार कुछ पढ़ा था। तब तक उसको नहीं मालूम था कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर की दुनिया कितनी बड़ी, कितनी अजीब और कितनी ज्ञानवर्धक है। हुआ ये कि एक दिन मोहन स्कूल से लौटा तो नज़र पिता की अलमारी पर पड़ गई। अलमारी में किताबें कम, कागज ज़्यादा थे, अधिकतर दीवानी के कामकाज से संबंधित, जिन्हें छूने की सख्त मनाही थी। किताबें लेने की मनाही नहीं थी। माँ अपने कमरे में थी, पिता लौटे नहीं थे, ललिता बाहर थी, तो मोहनदास को अलमारी पर नजर दौड़ाने का मौका मिल गया। पितृभक्त श्रवण कुमार नाटक वही मिला और मोहन ने उसे जल्दी जल्दी पढ़ डाला। माता पिता के प्रति श्रवण कुमार का समर्पण भाव उसे अद्भुत लगा। तीर्थ यात्रा के लिए कांवड़ पर बिठाकर माता पिता को जगह जगह ले जाना उसके दिल को छू गया। श्रवण की मृत्यु पर माता पिता का विलाप रुला गया। वो सब उसके अपने बहुत करीब था, क्योंकि वो पिता का अतिशय सम्मान करता था और माँ की पूजा। उन दिनों बाइस्कोप का तमाशा दिखाने वाले गली गली घूमते। लकड़ी के बक्से में डिब्बे के आगे 4-5 शीशे लगे होते। आंख गड़ा कर देखने पर तस्वीरें दिखाई पड़ती। बाइस्कोप वाले तस्वीरों का क्रम याद कर लेते और गाकर वही पद सुनाते जिसका चित्र पर्दे पर हो। इससे चित्र जैसे जीवंत हो जाते, लगता वे स्वयं बोल रहे हैं। मोहन ने बाइस्कोप में श्रवण कुमार की कहानी से जुड़ी तस्वीरें देखी। दाहिने कंधे पर बहंगी और उससे बंधी 2 टोकरियों में माता पिता, वजन से झुकी बहंगी से कंधा झुका हुआ, लेकिन अविचलित। कठिन रास्ते, जंगल, नदियां और पहाड़,
बाइस्कोप में वो दृश्य भी आया जब शिकार पर निकले राजा दशरथ ने शब्द वेधी बाण चलाया। भ्रम भ्रमवश चलाया गया बाण शिकार की जगह श्रवण कुमार को लगा, जो माँ बाप के लिए पानी भरने आया था। श्रवण चीख कर वहीं गिर पड़ा, निस्तेज हो गया, घड़ा हाथ से छूट गया। श्रवण कुमार का घड़ा लेकर दशरथ उसके माता पिता के पास गए, पर दोनों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। जानते थे कि पानी लेकर आने वाला उनका बेटा नहीं है। पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? दशरथ के उत्तर से दुखी होकर दोनों ने प्राण त्याग दिए। मृत्यु से पहले उन्होंने श्राप दिया, जिस तरह हम वियोग में जान दे रहे हैं, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण गंवाएगा। खेल खत्म होने पर मोहन सीधा घर के अंदर चला गया। किसी ने बात नहीं की, नहीं चाहता था कोई उसे रोते हुए देखे। ललिता उधर से निकली तो घबरा गई, समझ नहीं पाई कि मोहन रो क्यों रहा है, क्या तकलीफ है उसे, चोट लगी, किसी ने कुछ कहा, कंधे में दर्द है क्या? मोहन को बार बार कंधा दबाते देख ललिता ने पूछा। जवाब नहीं मिला तो उसकी घबराहट बढ़ गई। दौड़कर माँ को बुला लाई। बताओ तो सही, बताओ तो सही, तुम्हें क्या हुआ, चोट कैसे लगी? पुत्री बाई ने पूछा। चोट नहीं लगी, मोहन ने कहा। फिर रो क्यों रहे हो? मोहन ने आंसू पूछे खड़ा हो गया, कहा, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा वो कहता भी क्या? चाहता था कि ललिता वहाँ से हट जाए। डर था कि सही बात बताई तो वो हंस पड़ेगी, मजाक उड़ाएगी, सबको बताएगी, तकलीफ और बढ़ा देगी। तब तक घर के दूसरे लोग भी आ गए। मोहन की भलाई इसी में दिखी कि चुपचाप पढ़ने के कमरे में चला जाए। अगले दिन घर वालों को पूरी बात पता चली तो उसके प्रति सबकी सोच बदल गई। समझ गए कि अब मोहनिया नहीं था, बड़ा हो गया है। वो साधारण घटना नहीं थी, किसी किताब का बाल मन पर इतना गहरा असर होगा उन्होंने सोचा नहीं था। पुत्री बाई ने सुना तो मन गर्व से भर गया। उन्होंने मोहन को सीने से लगा लिया, देर तक सिर पर हाथ फेरती रही। दीवान करमचंद देर शाम लौटे। दिन की घटना और मोहन की प्रतिक्रिया पर प्रसन्नता उन्हें भी हुई, लेकिन उसकी खुशी का एक कारण और था, मोहन के विवाह का प्रस्ताव, जिसे वो मंजूर कराए थे। तारीख तय हो गई थी और सबको निश्चित दिन पोरबंदर पहुंचना था। जितनी तैयारी करनी थी उस हिसाब से समय बहुत कम था। एक एक कर लोगों की रवानगी की योजना बनी। इसका हिसाब रखा गया कि राजकोट से पोरबंदर 125 मील है। यात्रा में कम से कम 3 या 4 दिन लगेंगे। सगाई और विवाह की चर्चा मोहन के लिए नई नहीं थी। इसकी बात घर में जब तक होती रहती, उसे याद नहीं था, पर बुआ बताती कि उसके लिए सगाई का पहला प्रस्ताव तब आया जब वो 7 साल का भी नहीं था। दरअसल काठियावाड़ में कम उम्र में सगाई की परंपरा थी, इसे अच्छा माना जाता था। सगाई टूटना भी आम था, पर उसका असर विवाह टूटने जैसा नहीं था। प्रस्ताव पर बात हुई, लड़की वाले सहमत थे, मुहूर्त निकाल लिया गया, लेकिन सगाई हो नहीं सकी। लड़की बीमार हुई और चल बसी। करमचंद अगले महीने एक और प्रस्ताव ले आए। दुर्भाग्यवश वो लड़की भी अस्वस्थ हुई और नहीं रही। पिता हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने तीसरी लड़की ढूंढी। बातचीत का सिलसिला चला, तारीख तय हो गई, दोनों तरफ तैयारियां शुरू हुई, पर वही हादसा तीसरी बार हुआ। लड़की को बुखार हुआ, जो उतरा ही नहीं, जान लेकर गया। हताश करमचंद ने तय किया कि फिलहाल वो कोई नया प्रस्ताव नहीं लाएंगे। नया प्रस्ताव कई साल बाद आया। तब तक मोहन 8वीं में पहुंच गया था। पढ़ाई लिखाई और किताबों में दिलचस्पी बढ़ गई थी। विवाह की कठिनाइयां समझता था, पता था कि उसमें उलझ कर रह जाएगा, जानता था इसका असर शिक्षा पर पड़ेगा, लेकिन शिकायत किससे करता? माँ बाप सहमत थे, लड़के की राय का कोई मतलब नहीं था। उसने चुपचाप पिता का आदेश स्वीकार कर लिया। महीनों पहले से तैयारियां शुरू हुई। इस बार 3 गुना अधिक तैयारी करनी थी, क्योंकि गांधी परिवार के 3 लड़कों का विवाह एक साथ एक ही मंडप में होना था। जैसे जैसे शादी का समय निकट आता गया, उसके मन का विरोध कम होता गया।
लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था सिवाय इससे कि वो सुंदर है और हम उम्र है, पर उत्साहित था। किसी ने बताया कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो सोचा ये कठिन काम नहीं है, वो स्वयं लड़की को पढ़ा देगा। किसी ने कहा कि लड़की स्वभाव से थोड़ा अक्खड़ है, वो मन ही मन उसे अपनी जिद के साथ तोड़ने लगा। राजकोट से पोरबंदर की पहली रवानगी पुतली बाई की। उन्हें इंतजाम देखना था। रंभा और ललिता उनके साथ गई। मोहन मझले भाई करमचंद के साथ गया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। करसन मोहन से 2 साल बड़ा और एक जमात आगे था। तीसरा लड़का परिवार के एक संबंधी का था। गांधी परिवार के पास पैसे की कमी नहीं थी। विवाह धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन मन में ये भी था कि 3 शादियां साथ करने से बचत होगी। राजकोट दरबार से करमचंद को छुट्टी नहीं मिल रही थी। अचानक बहुत काम आ गया था, उसे निपटाना जरूरी था। करमचंद दीवान थे, पर थे तो मुलाजिम ही, क्या करते। एक बार उन्हें लगा कहीं ऐसा न हो कि वो बेटे की शादी में पहुंच ही ना पाए। विवाह की तिथि के 2 दिन पहले ठाकुर साहब ने छुट्टी दे दी। तेज चलने वाली सवारी का बंदोबस्त किया कि 4 दिन का रास्ता 2 दिन में पूरा हो जाए। सवारी ठीक थी, घोड़े तंदुरुस्त थे, रफ्तार ठीक थी, पर पहला दिन बीतते बीतते धीरज ने करमचंद का साथ छोड़ दिया। बात बेबाक टांगे वाले को डांटते, रफ्तार बढ़ाने को कहते। पोरबंदर तक का रास्ता वैसे तो अच्छा था, लेकिन बीच बीच में कई जगह गड्ढे थे, सड़क ऊबड़ खाबड़ थी। उस हिस्से में हिचकोले खाते तांगे की गति अपने आप कम हो जाती। तभी एक पहिया पत्थर से टकराया और तांगा उलट गया। करमचंद जितनी जल्दी में थे उतनी ही देर हो गई। घर की जगह अस्पताल पहुंच गए। उन्हें कई जगह गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने देखा, मरहम पट्टी हुई, हाथ में खपच्चे बांधे गए, पीठ पर लपेट कर पट्टी चढ़ी, दर्द से कराह रहे थे। घर पहुंचे तो उन्हें देखकर विवाह की खुशी आधी रह गई। करमचंद नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से आयोजन में व्यवधान पड़े। तकलीफ बहुत थी, पर उन्होंने नकली हंसी से उसे छिपा लिया। सारी रस्में हंसते मुस्कुराते पूरी की। पंडितों ने जब कहा खड़े हुए, जहाँ कहा बैठे। पिता का हाल देखकर मोहन को दुख तो होता, लेकिन अगले ही पल शादी की खुशी उस पर भारी पड़ जाती। कुछ ही दिन में कस्तूरबाई मोहन की पत्नी बनकर घर आ गई। पोरबंदर में समय अच्छा बीता, जैसा विवाह से पहले मोहन को बताया गया था। कस्तूरबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और कम बोलने वाली थी। कला की बुद्धि थी, इसके बावजूद वैवाहिक जीवन पर असर नहीं पड़ा। असर हुआ मोहन की पढ़ाई लिखाई पर। स्कूल का 1 साल बर्बाद हो गया। पोरबंदर में वो एहसास उतना भारी नहीं था जितना राजकोट पहुंचकर लगा। साल खराब होना उसे खल गया, इसलिए और ज़्यादा किया वो उसकी गिनती अच्छे विद्यार्थियों में होगी। वजीफा मिलता, पर वो पहले वाला मंदबुद्धि मोहन नहीं था। मास्टर साहब और हेडमास्टर हर साल घर चिट्ठी भेजते, जिसमें उसकी तारीफ होती। अध्यापकों के साथ उसका व्यवहार अनुकरणीय माना जाता। दिक्कत बस एक थी, वर्जिश में उसकी रुचि नहीं थी। कसरत करना नापसंद था। उसने कहीं पढ़ लिया था कि पैदल चलना सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, शरीर स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। घर से स्कूल और स्कूल से घर आने के अलावा भी वो खूब पैदल चलता, तेज रफ्तार से। समस्या तब हुई जब स्कूल ने आदेश जारी कर शारीरिक व्यायाम को अनिवार्य बना दिया। इसके लिए एक मास्टर की तैनाती हो गई। कसरत से मोहन की अरुचि का एक कारण और था, पिता का स्वास्थ्य। स्कूल खत्म होते ही घर लौटने की तीव्र इच्छा ताकि पिता की सेवा कर सके, लेकिन व्यायाम मास्टर दोराब जी, इदुल जी, जिमी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। सर, मैं कसरत नहीं करना चाहता, इससे छुट्टी दे दीजिए। मोहन ने डरते डरते कहा, नो, कसरत, फिजिकल एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, इससे बॉडी अच्छा होता है, पढ़ाई के साथ कसरत भी करना पड़ेगा। जिमी सर ने मना किया तो मन मार कर शारीरिक व्यायाम की कक्षा में आने को तैयार हो गया, लेकिन ये चल नहीं पाया। मोहन के पास घड़ी नहीं थी,
सूरज से समय का अंदाजा लगाता है। एक रोज आसमान में घने बादल थे, सूरज निकला नहीं। मोहन को पता नहीं चल पाया कि व्यायाम की कक्षा में पहुंचने का वक्त कब आया और कब निकल गया। संयोग से उसी दिन जिमी सर ने हाजिरी रजिस्टर मंगाकर देखा तो मोहनदास गायब। उस पर जुर्माना लग गया। बहुत बाद में करमचंद ने पत्र लिखा तो जुर्माना माफ हुआ और मोहन को कसरत से छुट्टी मिली। हाई स्कूल में उसकी पढ़ाई और लगन से प्रभावित कई अध्यापकों ने कहना शुरू कर दिया कि थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करे तो उसे डबल प्रमोशन मिल सकता है, 1 साल में 2 कक्षाएं पूरी कर सकता है, इससे बेकार गया साल बच जाएगा। हेडमास्टर साहब इसके पक्ष में थे। स्कूल के नियमों में व्यवस्था थी कि मेहनती विद्यार्थी 1 साल में 2 कक्षाओं के इम्तिहान दे देंगे। मोहन का मन तो था पर डर लगता था, साल में 2 इम्तिहान ना पास हुए तो सब मजाक उड़ाएंगे। अध्यापकों ने जोर दिया, उसने 2 इम्तिहान दिए, दोनों में पास हुआ। बर्बाद गया साल बच गया। इस दौरान एक और मुसीबत जैसे उसकी राह देख रही थी कि मौका मिले और सबूत मिले। ये मुसीबत भाषा की थी। हाई स्कूल में बाकी विषयों के साथ 3 भाषाएं सीखना अनिवार्य था, गुजराती, अंग्रेजी और संस्कृत या फारसी में से। गुजराती सबके घर की भाषा थी, इसलिए उसमें समस्या नहीं थी। अंग्रेजी थोड़ा कठिन थी पर मोहन ने उसे चुनौती की तरह लिया। असली समस्या संस्कृत या फारसी में से एक चुनने की। स्कूल में इन 2 भाषाओं के बीच एक तरह की होड़ थी। भाषा की बारीकियां तो तब सीखते। विद्यार्थियों की पसंद भाषा की जगह प्रायः उनके अध्यापकों के स्वभाव पर जाकर अटक जाती। फारसी सिखाने वाले मौलवी साहब नरम मिजाज के थे, मीठा बोलते, अच्छे थे। मोहन को लगा मौलवी साहब की सोहबत में वो फारसी के पहले पाठ आसानी से सीख जाएगा। एक दिन वो फारसी की कक्षा में जाकर बैठ गया। संस्कृत के अध्यापक पंडित कृष्ण शंकर पंड्या कड़े स्वभाव के थे, विद्वान थे पर मामूली सी गलती पर भड़क जाते, बेहिसाब डांटते। उसको फारसी की कक्षा में जाते देखा तो बहुत दुखी हो गए, खींच गए, चिल्लाए, डांटा। एक बार सोच तो लेता कि तू किसका बेटा है, क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो मुझे बता, मैं निदान करूँगा। मोहन ने सिर झुका लिया लेकिन उत्तर कुछ भी ना दिया। मोहन, तुझे यूं हारना नहीं चाहिए। मैं सबको बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। जानता हूँ आगे चलकर तुम सबको इसमें रस मिलेगा, आनंद आएगा। तब मुझे याद करो। उन्होंने जोर देकर कहा। अगले दिन वो संस्कृत की कक्षा में लौट आया। तो ये था तीसरा अध्याय, स्कूल के दिन और साथ में शादी। अब आप ये देखिए, इन 7 खंडों में बापू के मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की सारी दास्तान, अंग्रेजों से उनका संघर्ष, भारतवर्ष को स्वतंत्र कराना, पूरी देश में दौरा करना, सत्य के साथ उनके प्रयोग, आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, चाहे नमक सत्याग्रह रहा हो, इस सब का विस्तार से एक एक दिन का वर्णन मिलेगा। और ऐसे माहौल में जब दुनिया में हिंसा और ऐसी हिंसा की खबरें आ रही हैं, जैसे मैंने बताया, कोई बददिमाग हो जा रहा है, मानसिक विक्षिप्त हो जा रहा है, वो छुरा और हंसिया लेकर मुख्यमंत्री के अस्थायी निवास पर आक्रमण करता है। कुछ चंद लोग डंडे लेकर, लाठी लेकर प्रधानमंत्री का काफिला घेर लेते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बाहरी ताकतें उसकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही हैं। एक देश में भुखमरी आ जा रही है। भारत के ही एक पूर्वी पड़ोसी देश में रेशियल वायलेंस चल रहा है, रोहिंग्या की समस्या चल रही है। अमेरिका परेशान है, रूस को रोक नहीं पा रहा है।
टीवी समाचार माध्यम नरसंहार की कहानियां बता रहे हैं। चीन में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, जो उइगुर मुस्लिम्स हैं। दुनिया में गांधी जी के जाने के बाद तमाम सारी हिंसक घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, जिसमें 1 लाख 2 लाख नहीं, दसियों लाख आदमियों को बलि बना दिया गया है। ऐसे ऐसे अमेरिकी एजेंसीज ने जेल बनाई हैं, जहां पर आप कहते हैं कि मुसलमान जो दाढ़ी और मूछ रखता है, जो उसके धर्म का प्रतीक है, वो अपने आप गायब हो जाती है। शेविंग करने की जरूरत नहीं है, हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, आंखें बाहर निकल आती हैं। ग्वांटनामो बे की बात कर रहा हूं। मौत मांगते हैं लेकिन मौत नहीं मिलती। आप बूचा की खबरें सुन रहे हैं, आप यूक्रेन के और जगहों की खबरें सुन रहे हैं। ऐसे में एक ही व्यक्ति और एक ही व्यक्ति की कहानी हमें आशा की किरण दिखाती है, और उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, जिसे किसी हिंदी के कवि ने कहा था कि वो अजानुबाहु थे। जैसे बौद्ध धर्म में प्रतीक ढूंढे जाते हैं लामा बनाने के लिए, बोधिसत्व की तलाश होती है, वैसे ही हिंदू धर्म में जो व्यक्ति अजानुबाहु होता है उसको ईश्वर का अंश माना जाता है। अजानुबाहु यानी जिसके हाथ इतने लंबे हैं कि अगर वो स्वेच्छा से बगैर कोई सहारा लिए तन कर खड़ा है और उसके हाथ घुटने के नीचे तक आ रहे हैं। तो महात्मा गांधी को किसी ने कहा था कि वो अजानुबाहु। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी यहीं पर एपिसोड ये खत्म करता हूँ। गांधी जी की ये कहानी जारी रहेगी, समसामयिक विषयों पर चर्चा भी होती रहेगी। मधुकर उपाध्याय जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस किताब को पढ़ने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन किसी कारणोंवश गांधी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण ये कहानी रुक गई थी। मैं भी आहत था, लेकिन मैंने जवाब देना ठीक नहीं समझा। अभी भी कई लोग मुझसे सवाल करेंगे कि गांधी इर्रिलेवेंट हैं, उनको क्यों आप पढ़ते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि गांधी की ये 7 खंडों में कहानी आपसे शेयर करूं। एक बार फिर इन 7 खंडों के लेखक मधुकर उपाध्याय जी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।